एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 20 साल की बेटी रिया थी। माधव के पास बहुत उपजाऊ जमीन थी। वह उसमें बहुत मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता। माधव के पास बस एक ही बैल था, जिससे खेत जोतना बहुत मुश्किल था। इसलिए वह हर साल गांव के जमींदार नारायण से बैल मांग कर लाता था। बदले में फसल पकने पर वह अपनी फसल का 1/3 हिस्सा जमींदार को दे देता। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। माधव की जमीन की उपजाऊ शक्ति के बारे में जमींदार नारायण भी जानता था और वह उस जमीन को हड़पना चाहता था। वह हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था। इस साल उसने मन बना लिया कि वह माधव को किसी तरह फंसाकर उसकी जमीन अपने नाम कर लेगा। जब माधव इस साल बैल मांगने गया तो नारायण ने जानबूझकर उसे एक बीमार बैल दे दिया। माधव बैल लेकर अपने खेत में हल जोतने लगा, पर अभी पूरा खेत जोता भी नहीं था कि जमींदार का बैल जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं पाया। माधव ने बैल को छूकर देखा तो पाया कि वह मर गया है। माधव बहुत चिंतित हो गया। वह सोचता रहा और फिर उठकर जमींदार के घर पहुंचा। उसने बैल के मरने का सारा हाल कह सुनाया। जमींदार तो इसी मौके की तलाश में था। उसने परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, अरे रे माधव, तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरा सबसे प्यारा बैल था। अब तुम मेरा बैल वापस करो, चाहे कहीं से भी लाकर करो। हुजूर, आप चाहें तो मेरा बैल ले लीजिए। तुम्हारे बैल का मैं क्या करूँगा? कहाँ तुम्हारा पतला बैल और कहाँ मेरा? कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे तो मेरा ही बैल चाहिए, नहीं तो बदले में अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अन्नदाता, अगर मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मेरी कमाई का एकमात्र जरिया ही खत्म हो जाएगा। जमींदार ने ठंडे दिल से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, बस एक ही विकल्प है, या तो मेरा बैल लौटाओ या फिर जमीन दे दो। बेचारा किसान बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर जमींदार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हर बार मैं आपको 1/3 फसल देता था। इस बार मैं आपको आधी फसल दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आप चाहें तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई भी करवा सकते हैं। मैं हार चुका हूँ। इतना कहकर माधव रोता हुआ अपने घर चला गया। पीछे से जमींदार कड़क कर बोला, माधव, या तो चुपचाप जमीन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें राज दरबार तक घसीट कर ले जाऊंगा। माधव ने जाते जाते कहा, ठीक है हुजूर, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। घर आकर माधव बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गया। चिंता के मारे वह सो नहीं सका। अगले दिन नारायण ने राज दरबार में शिकायत कर दी। राजा ने दोनों को 2 दिन बाद दरबार में पेश होने का आदेश सुनाया। 2 दिन बाद दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने सबसे पहले नारायण से पूछा, बताओ नारायण, क्या समस्या है? महाराज, यह माधव मेरा पड़ोसी है। इसके पास एक ही बैल है। यह हर साल खेत जोतने के लिए मेरा बैल मांग कर ले जाता है और मैं दया करके दे देता हूँ। पर महाराज, इस साल इसने मेरा बैल लौटाया ही नहीं और कहता है कि बैल मर गया। अब मैं बदले में इसकी ज़मीन मांगता हूँ तो ये न तो ज़मीन दे रहा है और न ही मेरा बैल लौटा रहा है। अब आप ही इंसाफ कीजिए। राजा ने माधव की ओर देखते हुए पूछा, माधव, क्या तुमने इसका बैल लिया था? और अगर लिया था तो वापस क्यों नहीं किया? महाराज, मैं हर साल इनका बैल जुताई के लिए लेता हूँ और जुताई के बाद लौटा देता हूँ। पर इस साल पता नहीं इनका बैल कैसे मर गया। अब मैं इन्हें अपना बैल देने को तैयार हूँ, आधी फसल भी देने को तैयार हूँ, पर ये तो मेरी जमीन मांग रहे हैं। महाराज, अगर मैंने जमीन दे दी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर दया कीजिए और कोई उचित न्याय कीजिए। मुझे आपके फैसले पर पूरा विश्वास है।
राजा कुछ दिन पहले ही राजा बना था। उसके मन में नए जोश के साथ न्याय करने की भावना थी। वह समझ गया कि नारायण माधव की जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन यह भी सच था कि उसका बैल मरा था। उसने सोचा कि अगर किसान ने जमीन दे दी तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा, जबकि जमींदार के लिए एक बैल का मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा ने कुछ सोचकर दोनों से कहा, देखो, मैं जो भी फैसला करूंगा उससे एक का नुकसान और एक का फायदा होगा। इसलिए मैं तुम दोनों से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा, फैसला उसी के पक्ष में होगा। दोनों ने सहमति दे दी। राजा बोला, मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे मधुर चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? और तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? माधव और नारायण सोच में पड़ गए, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। राजा ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। 2 दिन बाद जो सही उत्तर देगा, उसी के पक्ष में फैसला होगा। दोनों अपने अपने घर चले गए। माधव घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गया। उसकी बेटी रिया ने उसे परेशान देखा तो पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? माधव ने सारा हाल कह सुनाया और राजा के 3 प्रश्नों के बारे में बताया। रिया ने पूछा, वे 3 प्रश्न क्या हैं, पिताजी? माधव ने प्रश्न दोहराए। यह सुनकर रिया जोर से हंसी और बोली, हाँ 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 पिताजी, इतनी सी बात के लिए परेशान? इन प्रश्नों के उत्तर तो मुझे पता है। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। माधव के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने खाना खाया और फिर रिया ने उसे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। उत्तर सुनकर माधव खुशी से चहक उठा। 2 दिन बाद दोनों फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उत्तर मांगे। नारायण पहले बोलने लगा। उसने एक नौकर को बुलाया जिसके हाथ में शहद से भरा प्याला था। वह बोला, महाराज, संसार की सबसे मधुर चीज ये शहद है। फिर उसने अपना घोड़ा पेश किया और कहा, महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाला मेरा यह घोड़ा है। अंत में उसने सोने के सिक्कों की एक थैली निकाली और कहा, महाराज, संसार की सबसे कीमती चीज यह सोना है जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये तीनों चीजें मेरी तरफ से आपके लिए भेंट हैं। क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नारायण डर गया और माफी मांगने लगा। राजा ने अब माधव से उत्तर मांगे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका पहला प्रश्न था, सबसे मधुर चीज क्या है? उत्तर है, इंसान की वाणी, उसके मीठे बोल। वचनों की मिठास परायों को भी अपना बना लेती है। दूसरा प्रश्न, सबसे तेज क्या दौड़ता है? उत्तर है, इंसान का मन। वह एक पल में कहीं भी पहुंच जाता है। तीसरा प्रश्न, सबसे कीमती चीज क्या है? उत्तर है, इंसान का चरित्र। अगर चरित्रवान है तो वह सबसे धनी है, और अगर चरित्रहीन है तो सब कुछ होते हुए भी वह निर्धन है। राजा हैरान रह गया। वह अपने सिंहासन से उठकर तालियां बजाने लगा और बोला, अद्भुत माधव, तुमने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, पर कल तुम्हें यह उत्तर नहीं सूझे थे। आज कैसे सूझे? महाराज, सच कहूं तो यह उत्तर मुझे नहीं पता थे। ये मेरी बेटी रिया ने बताए हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। राजा ने यह सुनकर सोचा, हमारे राज्य में इतनी बुद्धिमान लड़की। उसने माधव से कहा, तुम्हारे उत्तर बहुत अच्छे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें नारायण को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और हे नारायण, तुम जो 3 उपहार लाए थे, वे अब माधव को दोगे। नारायण की हालत खराब हो गई, लेकिन राजा के आदेश के आगे उसे शहद, घोड़ा और सोने की थैली माधव को देनी पड़ी। वह अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। राजा ने माधव को इनाम दिया और कहा, माधव,
मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हूं। मैं उससे मिलना चाहता हूं। कल उसे दरबार में लेकर आना, पर कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं महाराज? तुम्हारी बेटी कल मुझसे मिलने आए तो वह निर्वस्त्र भी हो और वस्त्र पहने भी हो। वह मेरे लिए उपहार भी लेकर आए और न भी लेकर आए, और वह पैदल भी आए और सवारी पर बैठकर भी आए। माधव हैरान होकर घर लौटा और रिया को सब कुछ बता दिया। रिया ने उसे धैर्य दिलाया और कहा, पिताजी, आप मछली पकड़ने का जाल, एक पैर वाली छोटी गाड़ी और एक जीवित चिड़िया लाकर दीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगी। अगले दिन माधव वे सामान ले आया। रिया ने अपने शरीर के जरूरी हिस्सों पर कपड़ा लपेटा और ऊपर से मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया। इस तरह वह वस्त्र पहने भी थी और निर्वस्त्र भी। उसने चिड़िया को एक पिंजरे में बंद किया और एक पैर वाली गाड़ी पर एक पैर रखा। दूसरे पैर से जमीन पर चलते हुए गाड़ी को धकेलना शुरू किया। इस तरह वह पैदल भी चल रही थी और सवारी पर भी थी। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा उसकी सुंदरता और चतुराई देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रिया बोली, महाराज, आपकी शर्त के अनुसार मैं इस तरह हाजिर हूँ और यह है आपके लिए मेरा उपहार। इतना कहकर उसने पिंजरे से चिड़िया निकालकर राजा की ओर बढ़ाई। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रिया ने चिड़िया छोड़ दी और वह उड़कर खिड़की से बाहर निकल गई। रिया बोली, महाराज, मैंने आपको उपहार दे भी दिया और नहीं भी। राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह रिया की चतुराई और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने कहा, रिया, तुम्हारी जगह इस राजमहल में है ना कि एक गरीब कुटिया में? क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रिया ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मेरे जैसी साधारण लड़की के लिए यह सौभाग्य की बात होगी, पर कृपया आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे। राजा ने तुरंत माधव से रिया का हाथ मांगा और माधव ने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी का दिन तय हुआ और रिया की राजमहल में धूमधाम से शादी हुई। इस तरह बुद्धिमान रिया राज्य की रानी बन गई और उसके पिता माधव का जीवन सुखमय हो गया।